वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए हम एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं कि आज है संडे और एवरी संडे हम यहाँ पर सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक दिए गए हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज अपन चलने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आज का है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30+। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके। टेलीग्राम चैनल है अपना राजस्थान कंप्यूटर टीचर नाम से। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है CS विद अंकित सर नाम से। डिस्क्रिप्शन में आप इन सभी के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर आप कोर्सेज, पेड कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, उनका भी लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल ए सिंगल पॉइंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सिंगल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है एलिमेंट, थर्ड है पिक्सल। तो आप इसका करेक्ट आंसर होगा पिक्सल। एलिमेंट जो है, देखिए पिक्सल की फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछी जा सकती है, तो वो होती है पिक्चर एलिमेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट दिया है तो कि गलत है, क्योंकि अकेला यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। अगर पिक्चर एलिमेंट आता तो कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती थी। ठीक है। सेल की अगर बात करें तो MS एक्सेल जब अपन पढ़ते हैं तो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ से वो काट रहे हैं एक दूसरे को, उसको अपन बोलते हैं, उस पूरे पर्टिकुलर ब्लॉक को अपन कहते हैं सेल। अगर वहाँ पर हम कर्सर लेके जाएं, मतलब उस पर क्लिक कर रखा है और सेल उस पर है, मतलब सेल पर हम काम करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमको मिलती है। दूसरी और मैं बात बताऊं, अगर किसी भी मॉनिटर या कहें स्क्रीन या डेस्कटॉप की आपको क्वालिटी जो है मेज़र की जाती है, क्लैरिटी जो मेज़र की जाती है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कहें इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है, कितने पिक्सल एक पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर हैं, तो नंबर ऑफ पिक्सल उसको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1368 इंटू 768, इस तरीके के क्या रहते हैं पिक्सल। जो इसकी विड्थ तो इतनी होगी 1368 और हाइट जो है 768 पिक्सल्स इसके अंदर अरेंज रहता है। तो इस तरीके से हम जो है पिक्सल के कलेक्शन को अपन मेज़र किया जाता है रेजोल्यूशन के द्वारा। तो इतनी बातें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बायोस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म रहती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए के अंदर आपको सॉफ्टवेयर दे रखा है। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, कैटेगरी अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको अपन आगे डील करेंगे। स्टैंडर्ड जो है, इस वजह से ये गलत हो गया। बहुत सारी कंपनीज किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मापने के लिए, इसकी क्वालिटी मापने के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड लिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत होगा। तो ऑप्शन बी इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आने की वजह से देखिए आपको ये एक इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए, यूटिलिटी बनाए रखने के लिए। जैसे कि अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो उस तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एडिटर्स की बात करें, एडिटर वर्ड आने की वजह से अपने दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो लैंग्वेज एडिटर्स जो आते हैं उनकी बात, और दूसरा आता है जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में एक एडिटर आते हैं जिसके हम ग्राफिक डिज़ाइन का यूज़ में लिया जाता है। अगर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकते थे ये वर्ड एडिटर। बट यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आने की वजह से हमें उन एडिटर्स पर फोकस करना होगा जो कि आते हैं लैंग्वेज एडिटर के रूप में। तो ये यहाँ पर उस वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। डिबगर को जानने के लिए हमको पहले एक वर्ड को जानना होगा, उसको बोलते हैं हम बग। बग को आप रिलेट कर सकते हैं एरर से, मतलब कोई फंक्शनलिटी ढंग से काम नहीं कर रही है तो कंप्यूटर में क्या आती है, वो बग आ जाती है। अब उसको सुधारने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन डीबगर। ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीबगिंग। तो तीन चीज़ें इस पर्टिकुलर वर्ड से जो है वो क्लियर होती है अपनी। बग, डीबगर और डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो पहली बार पंच कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये एक देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर
नॉर्मल एग्जाम्स में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी है। और सबसे पहले अगर बात करें बेसिक फंक्शनलिटी में, तो कोई ऐसी चीज़ जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा हरमन होलेरिथ होगा। आपको इस ट्रिक मैं अक्सर बताता हूँ कि एक ट्रिक है यहाँ पर, पंच कार्ड से हम क्या करते हैं, होल करते हैं। तो होल से इसका वर्ड है होलेरिथ, तो इससे रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन की बात करें हम, पहली बात तो इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर वो कनेक्टेड होकर एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, तो इसको अपन बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मॉडेम कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जब अपन कोई जैसे कनेक्शन लेते हैं तो उसका मॉडेम इंस्टॉल होता है, जैसे जियो फाइबर है तो वो अपना मॉडेम दे के जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं, कुछ डिवाइसेस इस तरीके से होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। इंटरनेट की अगर बात करें तो पहला जो इंटरनेट कनेक्शन है अर्पानेट, जो अर्पानेट के नाम से जाना जाता है, और इसकी डिटेल हिस्ट्री अपने कोर्सेज में अपन ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए के बारे में डिस्कस करें, जॉयस्टिक हमें सर्विस प्रोवाइड करती है कि हम गेम खेल पाएँ। तो गेम खेलने के लिए एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम में लिया जाता है, उससे बोलते हैं अपन जॉयस्टिक, ठीक है। मॉडेम के बारे में पढ़ चुके हैं। सीडी ड्राइव, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये सीडी ड्राइव की बात करें जिसके अंदर कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि सीडी होती है उसको इंसर्ट किया जाता है, उस ड्राइव को अपन बोलते हैं सीडी ड्राइव, जिसके अंदर वो इनपुट के रूप में दी जाती है सीडी। नन ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर इसका गलत होगा क्योंकि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएमए। डीएमए देखिए, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास में। एक तो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसकी ये फुल फॉर्म पूछी गई है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ मॉड्यूल की वजह से गलत, यहाँ मॉनिटर की वजह से गलत। और कंसेप्ट ये है कि दो तरीके से हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दूसरा होता है सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस। सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस जैसे कि बात करें, हमें कोई एक मेमोरी है, ये पर्टिकुलर सपोज कीजिए यहाँ पर इसका एड्रेस है, यहाँ पर कोई डेटा है, उसको एक्सेस करना है, और ये कुछ ब्लॉक्स हैं मेमोरी के। एक होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हेडर चल जाएगा और वहाँ से वो एक्सेस कर लेगा। एक होता है सीक्वेंशियल, जिसके अंदर शुरुआत से अपने को सर्चिंग करनी होती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है। पहले की टेक्नोलॉजीज़ जो है शुरुआती दिनों में यहाँ पर सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस को ही यूज़ में लिए जाता, जिसमें यहाँ पर जो टेप्स वगैरह रहती थी उसके बारे में अपन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। कंप्यूटर किससे कम्युनिकेट करता है, वो मेन डिवाइस कौन सा है, क्या वो है कीबोर्ड है, मॉनिटर है, नन ऑफ द अबव है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही इतने ईजी दिए गए हैं कि आप इससे यहाँ पर ईजीली समझ पाएँ। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेन कंपोनेंट रहता है, जो दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करने का काम करता है, वो है सिस्टम बसेस। तो सिस्टम बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आउटपुट प्रोवाइड करता है। और आउटपुट हमें मॉनिटर पर अगर कोई दिख रहा है तो उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी का मतलब है आपके पास में आप इसे टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं। हार्ड कॉपी हमें प्रोवाइड किया जाता है प्रिंटर के द्वारा, प्रिंट पेपर के अंदर, तो हार्ड कॉपी उसको बोलते हैं। ये कंसेप्ट भी आपसे पूछा गया है जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन ही हैं, बट इससे रिलेटेड हम इतनी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके कंसेप्ट होंगे, और रिलेटेड चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच इज़ अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट की जगह बात करें हम तो यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम, देखिए यहाँ पर जो वर्ड ले रहा है प्रोग्राम, यहाँ पर इसका वर्ड की जगह आ सकता था सॉफ्टवेयर, जो कि हमें एक्सेस करने की प्रोवाइड करे फंक्शनलिटी, उसको क्या कहते हैं, उसको अपन बोलेंगे। इनमें से कौन सा है, तो वो है यहाँ पर नेटस्केप। नेटस्केप जो है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर अपन कह सकते हैं प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कि हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र का मतलब है जो वेब पर ब्राउज़ करे, मतलब सर्च करने के लिए यूज़ में लिया जाए। फ्रंट पेज हम उसको बोलेंगे, किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज रहता है उसको अपन कह सकते हैं फ्रंट पेज। फ्रंट पेज होम पेज के नाम से भी जाना जाता है। एक्सेस यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर होता है। तो देखिए
आपको अभी हाल ही के जो एग्ज़ाम हुआ था संगणक का, उसके अंदर पूछा गया था जो फर्स्ट इंटरनेट वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है। तो वहाँ पर ऑप्शन था मोज़ेक, तो मोज़ेक के बारे में वहाँ पर करेक्ट आंसर। तो मोज़ेक के बाद में बना है कौन सा, नेटस्केप। नेटस्केप को नेटस्केप नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। नेटस्केप नेविगेटर के अंदर जो मोज़ेक नाम का वो था वेब ब्राउज़र, उसके अंदर जब वो लोड करता था मेमोरी के अंदर तो वहाँ ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आती थी, उसको रिजॉल्व करके नेटस्केप के अंदर सुधारा गया है। तो एडवांस वर्जन अपन यहाँ पर कह सकते हैं, कंपनी अलग है, नेटस्केप नेविगेटर और मोज़ेक, ठीक है। और यहाँ पर एक फ्री ईमेल सर्विसेज को भी सपोर्ट किया जाता था। तो इतनी बातें नेटस्केप से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए इसलिए इसकी अलग फॉर्मेटिंग की गई क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, तो आपको स्पेशली बताने के लिए यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज। जब लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो हम इसको 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को। सबसे पहला आ गया मशीन लैंग्वेज, दूसरा आता है असेंबली लैंग्वेज, थर्ड आता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इसका जो इन्वेंशन हुआ है ये इस दौरान हुआ है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आई, फिर उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज आई, फिर अपन हाई लेवल लैंग्वेजेस की ओर बढ़े। तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज आ गई यहाँ से, और लो लेवल लैंग्वेज हम इनमें से किसको कहते हैं? क्या C++ लो लेवल लैंग्वेज है? नहीं। जावा है? नहीं। VB है? नहीं। असेंबली लैंग्वेज जो कि सेकंड कैटेगरी में आती है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शुरुआती दिनों के अंदर 0 और 1 के अंदर कोडिंग होती थी, उसको अपन बोलते थे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, फिर इसमें क्या होता है, याद करना, इसके कोड को पढ़ना, राइट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो इसके बाद में साइंटिस्ट ने इसमें इन्वेंशन करना शुरू किया, और कुछ मशीन लैंग्वेज के कोड जैसे 0 1 0 0 कुछ कोड अपन मान लीजिए ये कोड है, इसको इक्वल टू कर दिया किसी सिंबल्स के थ्रू। तो सिंबल जैसे अपन यहाँ पर कर लिया इंसर्ट या फिर कॉम, इसका कुछ मीनिंग बता दिया, तो उसको अपन यहाँ पर जो यूज़ में लिया गया है सिंबॉलिक लैंग्वेज की तरह लिया गया। और सिंबॉलिक लैंग्वेज को अपन एक कहें कि यहाँ पर एक कंपाइलर की या कन्वर्टर की आवश्यकता होती थी, उसको अपन बोलते थे असेंबलर। और असेंबलर को यूज़ में लेने की वजह से सिंबॉलिक लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहा गया, और ये एक लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो विजुअल बेसिक जो है, जैसे अपन कोई भी वर्ड के अंदर कोडिंग करते हैं, वर्ड के अंदर एडवांस MS ऑफिस के अंदर, तो यहाँ पर विजुअल बेसिक यूज़ में ली जाती है। जावा सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप करी गई थी, और C++ एक यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इतनी बातें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको पता होनी चाहिए। एक कंसेप्ट अक्सर पूछा जाता है वॉलेटाइल या वॉलेटिलिटी का, उसके बारे में, जो कि मेमोरी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप कह सकते हैं। विच इज़ ए वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? ऐसी मेमोरी जिसके अंदर से डेटा जो है पावर ऑफ होने पर उड़ जाएगा, तो वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल के अंदर जो है नहीं उड़ेगा। तो नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है और वॉलेटाइल कौन सी होती है? तो रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है। तो रोम के अंदर से डेटा नहीं उड़ता है और रैम के अंदर से डेटा उड़ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर D होगा। और यहाँ पर देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका टाइप होता है रोम का। बायोस अपन पहले पढ़ चुके हैं, और रैम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर यहाँ पर पावर ऑफ हो गई तो रैम का जो डेटा है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजिटल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। एक डिजिटल सिग्नल, 2 तरीके के सिग्नल्स होते हैं। पहला होता है यहाँ पर एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है यहाँ पर डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है कंटिन्यूस फॉर्मेट में, ये वर्किंग यहाँ पर चली आ रही है कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे एनालॉग मीटर होते थे, तो उस तरीके से उसको मेज़र करने के लिए एक सीक्वेंस के अंदर चलेगा, गैप नहीं आएगा उसके अंदर। अगर वो प्रोसेस बढ़ रही है तो एनालॉग सिग्नल मतलब विदाउट एनी गैप। अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें, इसको हम डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बाइनरी कोड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बाइनरी कोड को हम 0 और 1 की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम हाई और लो के नाम से भी जानते हैं। 0 को लो और 1 को हाई इस नाम से। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। और देखिए एक बात और, जो कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करे उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं,
और जो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करे उसको डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। अगर इन दोनों सिग्नल को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को अपन हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर का विभाजन, और दूसरा कंप्यूटर का विभाजन होता है साइज के आधार पर, जो कि 4 तरीके से होता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड फॉर स्कैनिंग द पिक्चर एंड पुटिंग दैम इन डिजिटलाइज फॉर्म इन कंप्यूटर। तो इनमें से देखिए, अगर एक स्कैनर की बात करें तो वो यह काम करता है कि स्कैन करके डिजिटलाइज फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस उसको कर दे। प्लॉटर एक तरीके का हाई, अगर कहें बड़ी साइज में अगर कोई अपन को प्रिंटिंग करनी है, पोस्टर्स वगैरह बड़े बैनर्स प्रिंट होते हैं तो प्लॉटर में होते हैं। CD रोम की बात करें तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो CD रोम ये यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको एक बात ध्यान में रखनी है, डिजिटाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोसेस का मतलब किसी अगर यहाँ पर किसी अवयव का हमें कंप्यूटर के अंदर डिजिटलाइजेशन करना, तो वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्कैनर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको एक वीडियो बनाया हुआ है स्कैनर का, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। स्कैनर की अगर बात करें पर्टिकुलर, अगर आपके अलग से टॉपिक मिलता है तो उस पर्टिकुलर वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। एक बार आप पढ़ के देखिएगा, क्लास लेके देखिएगा किस तरीके से हम उसको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ले पाते हैं, क्योंकि IE के पेपर में स्कैनर जो है अलग से था टॉपिक, तो अलग से वीडियो बनाया हुआ था, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा किस ढंग से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के फादर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। हरमन होलरेथ जिन्होंने पंच कार्ड बनाया, जेम्स गॉसलिंग इसका फादर नहीं होंगे, ये कोई कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। विच वॉज फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, कंप्यूटर पहली कंपनी की बात करें तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी, ये पहली कंप्यूटर की कंपनी थी जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर टेक लिमिटेड ये नहीं होगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये यहाँ पर नहीं होगा। तो पहली जो आपको याद ही रखनी है वो ये है, पहली कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी होगी। एक प्रोग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। एक प्रोग्राम हम किसको कहते हैं? इट इज़ ए डिवाइस दैट परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी। दूसरा, इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। थर्ड, इज ए डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, और नन ऑफ द अबव। अब जब प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये कोई हार्डवेयर है? आप क्वेश्चन पूछिए खुद से, क्या ये एक हार्डवेयर है? हार्डवेयर नहीं है तो ये डिवाइस कैसे हुआ? तो ये यहाँ पर डिवाइस की वजह से गलत। अगर इसको डिवाइस कहें अपन, दैट परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी, तो ये यहाँ पर डिवाइस की वजह से गलत है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करें, इज ए डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, तो क्या ये एक मेमोरी है? मेमोरी मतलब कहें क्या हार्ड डिस्क है या फिर यहाँ पर रैम रोम है? तो ये डिवाइस की वजह से ये गलत हो गया। तो आपको डिवाइस का मतलब देखिए, डिवाइस का मतलब होता है ऐसा साधन जो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ में आए। अब यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन क्या है? ये ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी, उनको एग्जीक्यूट करने का, तो ये डिवाइस नहीं है, इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपन कह सकते हैं। हम देखिए प्रोग्राम क्या कहते हैं, प्रोग्राम को बनाया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, उसमें हम को लिए जाते हैं कुछ सिंटैक्स को क्या कहते हैं, कुछ रूल्स कहेंगे। उन रूल्स को परफॉर्म करके हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको, उन इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होने के बाद में हमें क्या मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है या फिर रिज़ल्ट मिलता है, और वो रिज़ल्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो बनाया जाता है रूल्स रेगुलेशंस या सिंटैक्स की हेल्प से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम किस ढंग से पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ से हमने हर एक चीज़ को रूल्स रेगुलेशन, सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम, इस तरीके से हमने क्लियर करके ये चीज़ें पढ़ी है। तो ये जो सीरीज़ है पर्टिकुलर, ये संडे की संडे हम लाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बनाई गई थी डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, और सी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स यूनिक्स वगैरह है, ये सी लैंग्वेज में ही बने गए हैं। ठीक है, तो ये बात अभी आपको ध्यान में रखनी है। सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंस में एक बेस का काम किया और बहुत सारे इन्वेंशन, बहुत जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सी लैंग्वेज में ही बना हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन सी में बने हुए हैं। तो डेनिस रिची के द्वारा ये इसको डेवलप किया गया। जब लैंग्वेज वाला पोर्शन पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बनाया था कि किस तरीके से इसका इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, तो इसका फादर की बात करें तो डेनिस रिची यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। एन एरर इन ए प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम इज़, तो एरर को हम क्या बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था वो डिबगिंग वाली बात, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ बग। ठीक है, क्रैश का मतलब होता है सिस्टम क्रैश कर जाना। सिस्टम चल रहा था बट किसी भी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं करना, तो एंटायरली क्रैश हो जाना, तो उसको बोलते हैं सिस्टम क्रैश। पावर फेलियर, ये इसका आंसर नहीं होगा। एक देखिए, जब अपने बात आती है क्रैश या बग या पावर फेलियर से, तो एक वर्ड आपने सुना होगा कि मेमोरी डंप हो जाना। जब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई बात करें, अपन हैवी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या हैवी वर्क कर रहे हैं उस पर, तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्पेस कम होने की वजह से उसमें ब्लू स्क्रीन आ जाती है और कुछ कोड सा एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को मेमोरी डंप बोलते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज़ है कि भाई वहाँ पे क्रैश हो रहा है, किस तरीके से बग आ रही। तो बग का मतलब तो अपन ने बता दिया कि एरर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। इसको सुधारने की प्रोसेस को डिबगिंग बोलते हैं, जिसके द्वारा की जाती है उसको डिबगर कहते हैं। फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट MS वर्ड इज़ नोन एज, तो पहली बार जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर मल्टी टूल वर्ड नाम से यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। बिग ब्लू को IBM की जो कंपनी है इसको बिग ब्लू नाम से जाना जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। और ये इसका ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट कॉर्पोरेशन, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। टुडेज जो IBM जो कंपनी है 1924 में इसका नाम चेंज हुआ, उससे पहले इसका नाम था कंप्यूटर टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। IBM का 1924 में नाम चेंज किया गया था, उससे पहले इसका ये नाम था कंप्यूटर टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाई स्पीड डिवाइस इज यूज्ड इन CPU फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। देखिए, हम जब किसी भी सेंट्रल प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई काम कर रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम्स को मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेरी स्टोरेज हमें प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर रजिस्टर्स हमें यूज़ में लिए जाते हैं। डेटा बस डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में ली जाती है, जैसे कि अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल ऑफ द अबोव ये गलत होगा, नन ऑफ द अबोव ये गलत होगा, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, दैट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है वो, अब इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो ये फास्ट अपने पास में एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है, कॉस्टली वगैरह रहते हैं, तो ये मेमोरी का काम यहाँ पर करते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज रीड व्हाट टाइप बाय स्कैनर। तो यहाँ पर स्कैनर की जब बात करी थी तो बार कोड रीडर होता है वो हमें यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के रूप में दिखते हैं। हम बार कोड से स्कैन कर सकते हैं, उसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि भाई उसका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बार कोड में जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर यूनिवर्सल कोड के रूप में पहचाना जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से वो स्कैनर वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बता रखा है, और एक बार उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। स्कैनर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या थॉट या आपके पास में कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं रहेगा। फ्लैट बेड जो टाइप है यहाँ पर, किस तरीके से स्कैनर होते हैं, उसके फ्लैट बेड का मतलब होता है एक स्क्रीन इस तरीके से स्कैनिंग वो कर रहा है, फ्लैट बेड है। और दूसरा स्कैनर होते हैं पोर्टेबल। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी है इसका गलत आंसर यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बार कोड रीडर होता है, बार कोड होता है सॉरी, और इसको रीड करने वाली मशीन को बोलते हैं बार कोड रीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज वुड रिक्वायर द यूज़ ऑफ स्टाइलस। स्टाइलस जो हम यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये जो कर्सर मूव कर रहे हैं या
अपन इसको बोलें तो ग्राफिक टैबलेट होता है जिसके हम स्टाइलस का यूज़ में लेते हैं। स्टाइलस क्या होता है, एक पेन की तरह इस तरीके से होता है, इससे हम कुछ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी ग्राफिक टैबलेट की हेल्प से हो रहा है। तो डिजिटल नोटबुक ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। बारकोड रीडर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। What is required when more than one person uses central computer at the same time? एक कंप्यूटर, बहुत सारे पर्सन जो है एक कंप्यूटर को एक समय पर यूज़ में लेना चाहते हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पर टर्मिनल्स की आवश्यकता होती है। जब वर्ड आता है टर्मिनल, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन जो इससे इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लाइट पेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि यूज़ में लिया जाता है। माउस जो है इनपुट डिवाइस है। टर्मिनल इसका करेक्ट आंसर होगा। हम टर्मिनल यूज़ लेते हैं मल्टीपल पीपल होने पर एक सेंट्रल कंप्यूटर को यूज़ में लेने के लिए, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ टर्मिनल इज एंटायरली डिपेंड ऑन फॉर ऑल इट्स कैपेबिलिटीज़ ऑन कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्टेड, मतलब हमारे पास में एक टर्मिनल जो है कनेक्टेड है और वो एंटायरली डिपेंडेंट है उस कंप्यूटर सिस्टम से जिससे वो कनेक्टेड है। तो उस टाइम पे वो जो टर्मिनल कनेक्टेड है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डम्ब टर्मिनल। तो डम्ब टर्मिनल, इसके रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। आईए या अपन कहें बैंकिंग में जो आईटी एग्जाम्स होती हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इसमें प्रीवियसली पूछा गया है। आपके लिए उपयोगी हो सकता है इसका कंसेप्ट जानने के लिए, इसलिए मेंशन यहाँ पर किया गया है। स्मार्ट टर्मिनल इससे बिल्कुल उल्टा, हम यहाँ पर स्मार्ट टर्मिनल से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो डिपेंडेंट नहीं रहता है उस सिस्टम पे, कुछ ना कुछ इसमें अंदर प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज़ रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर है, ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन बी डम टर्मिनल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर आस्की बोलेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो टर्मिनल्स के बीच में जो कोडिंग की जाती है आस्की वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर पर यहाँ पर हो जाएगा आस्की। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन बी है बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये यहाँ पर गलत आंसर होगा। इन दोनों को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्टर विच कीप्स ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एंड विच कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। मान लीजिए ये पूछना चाह रहा है कि एक ऐसा रजिस्टर जो कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा उसको ट्रैक करे और जो अभी एग्जीक्यूशन में है उसको उसके एड्रेस को होल्ड करके रखे, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर। तो ऑप्शन सी पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, द रजिस्टर विच कंटेन द डेटा, जो ऐसा रजिस्टर जो कि डेटा कंटेन करता है टू बी रिटर्न, जो जिसके बारे में डेटा को राइट करना है, इनटू और रीड आउट द एड्रेस लोकेशन। तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन बोलते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, जो कि रेस्पॉन्सिबल रहता है डेटा कंटेन करने के लिए, ठीक है। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर का ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बना हुआ होता है। ऑप्शन ए है सिस्टम फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी है एल्गोरिदम्स रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। इन ऑप्शंस के आधार पर हम इस सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अब वैसे आपने देखा है कि प्रोग्राम और एल्गोरिदम जो है वो थोड़ा सा अलग अलग पार्ट है, बट यहाँ पर एल्गोरिदम को अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? कुछ स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेसेस रहती हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, उनको अपन एल्गोरिदम्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूशन में होना है उसका एक कच्चा चिट्ठा जो है वो अपन एल्गोरिदम के रूप में समझते हैं। अब एल्गोरिदम जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, वो उस सिंटैक्स को लिखा गया है, उस कोड को लिखा गया है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड होगा, इसलिए उस कोड के कॉम्बिनेशन को हम प्रोग्राम कह सकते हैं। तो आप इससे घबराना नहीं है। एल्गोरिदम जो कि लिखी गई है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, तो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर वो एल्गोरिदम का मतलब उन स्टेप बाय स्टेप रूल्स एंड रेगुलेशंस का है जो कि उसके सिंटैक्स को यूज़ में लेकर अपन लिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रोग्राम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट का मतलब है डेटा किस तरीके से वो प्रोग्राम
एग्जीक्यूट होगा। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है किसी भी प्रोग्राम का, तो इस तरीके से यहाँ पर फ्लो चार्ट वर्ड आते ही हमें ग्राफिक जैसे कि सिंबल्स वगैरह है उनको यूज़ में लेना, ये ध्यान में आना चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसको होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जिसको अपन कहते हैं। इसका मतलब है कि भाई जो कंप्यूटर के साथ में मतलब अटैच रहती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जैसे कि मेमोरी को हम दो टाइप में विभाजित करते हैं, प्राइमरी मेमोरी जो कि रैम वगैरह है, रैम रोम हो गया, और सेकेंडरी अगर बात करें तो हार्ड डिस्क आ गया, पेन ड्राइव हो गई, अदर स्टोरेज डिवाइस जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो वो स्टोरेज एक्सटर्नल मेमोरीज जो होती है उसके अंदर आती है। इसमें से कौन सी ट्रू बात नहीं है प्राइमरी मेमोरी के संदर्भ में? पहली है ऑप्शन ये है इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी स्टोरेज। तो ये बात कहीं ना कहीं देखें, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव तो है एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरीज। इट अलाउ वेरी फास्ट डेटा एक्सेस, तो बिल्कुल प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये होता है। नेक्स्ट ये है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर। क्या है, एक मेमोरी जो है वो कोई सी भी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो पार्ट ऑफ प्रोसेसर है या नहीं है? तो यहाँ पर पार्ट ऑफ प्रोसेसर नहीं होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर टू प्राइमरी स्टोरेज, तो इन्फॉर्मेशन जो एग्जीक्यूट होनी है उसके लिए स्टोरेज मीडियम की आवश्यकता होती है, और प्राइमरी मेमोरी में हम उससे समावेशित करते हैं जो कि ट्रांसफ़र होने के लिए मतलब एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोग्राम है उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि ये प्रोसेसर का पार्ट नहीं होता है। प्रोसेसर तो एक अपन कह सकते हैं ब्रेन की तरह काम करता है। और प्राइमरी स्टोरेज की अगर बात करें, यहाँ पर ये वर्ड जो है इसके अंदर रैम भी आ जाता है, ठीक है। तो रैम को और प्राइमरी अगर बात करें, अगर आप यहाँ पर रजिस्टर वर्ड सोच रहे हैं तो यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज एक बड़ा मतलब कहें एक ट्री की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पर रजिस्टर भी है, रैम भी है, तो रैम होने की वजह से यहाँ पर इसको प्रोसेसर का पार्ट अपन नहीं कह सकते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है और आपको पता भी होना चाहिए भारत के अंदर पहला कंप्यूटर कहाँ पे और कब इंस्टॉल किया गया था। क्या वह इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1955 के अंदर इंस्टॉल किया गया था? हाँ, यही इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में ही ये 1955 के अंदर इंस्टॉल किया गया था। बेंगलोर गलत हो जाएगा, बेंगलोर में नहीं हुआ था। 1971 गलत है और 1955 यहाँ पर आगरा में भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहला कंप्यूटर भारत के अंदर अपन बात करें तो 1955 के अंदर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के अंदर यहाँ पर हुआ था। तो ये थे तमाम अपने 30+ क्वेश्चन जिनको अपन ने सॉल्व किया। अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर हम इन सभी सब्जेक्ट्स का जो है टॉपिक वाइज कहें सिलेबस के अनुसार इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो अफोर्डेबल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम संडे के संडे जो है ऐसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ को लाते रहेंगे जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।